India Legal presents Courts Roundup. कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और तमाम निचली अदालत में सुने गए केसों पर अपडेट्स देंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि गवर्नर या राष्ट्रपति को बिलों पर कार्यवाही करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि गवर्नर या राष्ट्रपति की भूमिका को किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा प्रस्थापित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि गवर्नर या राष्ट्रपति के कार्यों को न्यायिक समीक्षा से परे नहीं रखा जा सकता है, लेकिन यह समीक्षा केवल तभी की जा सकती है जब बिल कानून बन जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि गवर्नर या राष्ट्रपति के कार्यों में देरी होने पर न्यायालय सीमित दिशा निर्देश जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नरों को भी चेताया कि अनुच्छेद 200 के तहत उनको बिल पर सिर्फ मंजूरी देने, प्रेसिडेंट को रेफर करने या कमेंट्स के साथ उसे हाउस वापस आने का अधिकार है। वह बिलों पर मंजूरी को अनिश्चित काल के लिए रोक सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट टाइमलाइन तय नहीं कर सकते, लेकिन लंबे समय तक बिल पर बिना किसी वजह से देरी होने पर लिमिटेड आदेश जारी कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 और 201 के तहत फैसला लेने का पूरा अधिकार है। बिल की मंजूरी के लिए कैबिनेट की सलाह की जरूरत नहीं है। ऐसे में बिल को अस्वीकार करें या राष्ट्रपति के पास भेजें, क्योंकि संवैधानिक अनुशासन के मुताबिक गवर्नर बिल को अनिश्चित काल तक रोक नहीं सकते। फैसले के मुख्य अंश हैं। पहला है कोई समय सीमा नहीं। गवर्नर या राष्ट्रपति को बिलों पर कार्यवाही करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। कोई गवर्नर की भूमिका को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। गवर्नर की भूमिका को किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा। गवर्नर या राष्ट्रपति के कार्यों की न्यायिक समीक्षा केवल तभी की जा सकती है जब बिल कानून बन जाए। सीमित दिशा निर्देश। न्यायालय सीमित दिशा निर्देश जारी कर सकता है अगर गवर्नर या राष्ट्रपति के कार्यों में देरी होती है। यह फैसला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सुप्रीम कोर्ट को एक संदर्भ भेजने के बाद आया है, जिसमें तमिलनाडु बनाम तमिलनाडु के गवर्नर मामले में दिए गए फैसलों के कुछ प्रावधानों पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया था। उस फैसले में कोर्ट ने कहा था कि गवर्नर को बिलों पर कार्यवाही करने के लिए एक निश्चित समय सीमा के भीतर कार्यवाही करनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य ने शासन को उखाड़ फेंकने के लिए हिंसा का सहारा लिया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि आरोपियों ने सीएए विरोध के नाम पर शासन परिवर्तन की साजिश रची, जिसके परिणाम स्वरूप 53 लोगों की मौत हुई और 500 से अधिक लोग घायल हुए। एसवी राजू ने तर्क दिया कि आरोपियों की गतिविधियां केवल शांतिपूर्ण विरोध नहीं थी, बल्कि हिंसक साजिश का हिस्सा थी। उन्होंने आरोप लगाया कि शरजील इमाम ने अपने भाषण में कहा था कि असम को भारत से अलग करने के लिए हिंसक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। राजू ने यह भी कहा कि उमर खालिद को भाषण देने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर भी भाषण दिया। दिल्ली पुलिस ने यह भी दावा किया कि आरोपियों ने विभिन्न व्हाट्सएप समूह के माध्यम से अपनी साजिश को आगे बढ़ाया और जामिया के छात्रों को भड़काया। पुलिस ने तर्क दिया कि आरोपियों को जमानत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वे एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा हैं और उनकी रिहाई के समाज को खतरा हो सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने अब दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। एएसजी राजू ने कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम ने साजिश रची, जिससे लोगों की मौत हुई और 530 से ज्यादा लोग घायल हुए। उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए स्टूडेंट्स को भड़काया और चक्का जाम का मॉडल अपनाया। राजू ने कहा कि शर्जील इमाम ने दंगों पर थीसिस लिखी है और उनके भाषणों में दंगे करवाने के लिए जरूरी चीजें जमा करने का ज्ञान दिखता है। वर्तमान मामला उन आरोपों से संबंधित है जिसमें आरोपियों ने कई दंगों को अंजाम देने के लिए एक बड़ी साजिश रची थी। इस मामले में एफआईआर दिल्ली पुलिस की एक विशेष सेल द्वारा भारतीय दंड संहिता आईपीसी और यूएपीए के विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई थी। अधिकांश आरोपी 2020 से हिरासत में हैं। जमानत की मांग करने वाली वर्तमान याचिकाओं के जवाब में दिल्ली पुलिस ने एक 389 पृष्ठ का हलफनामा दायर किया है, जिसमें बताया गया कि उन आरोपियों को जमानत क्यों नहीं दी जानी चाहिए। पुलिस ने दावा किया कि दस्तावेजी और तकनीकी साक्ष्य एक शासन परिवर्तन ऑपरेशन की साजिश और देशव्यापी दंगों को भड़काने और गैर कानूनी गैर मुसलमानों को मारने की योजना की ओर इशारा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि लोकल डेली अखबार में पूरी एनवायरमेंटल क्लीयरेंस पब्लिश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अगर प्रोजेक्ट प्रपोजल ईसी की मंजूरी पब्लिश करता है तो उसमें शर्तों और सेफगार्ड्स की असलियत बताता है, तो यह पर्याप्त होगा। यह फैसला टल्ली ग्राम पंचायत द्वारा अल्ट्राटेक सीमेंट को दिए गए ईसी के खिलाफ दायर याचिका में आया है। ग्राम पंचायत ने गुजरात के टल्ली और बम्बोर गांव में फैले लाइमस्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए ईसी दिए जाने को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने चुनौती दी थी। एनजीटी ने अपील को लिमिटेशन के आधार पर खारिज कर दिया था, जिसके बाद ग्राम पंचायत ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने वी सुंदर प्रोप्राइटर केमिकल्स इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य मामले में एनजीटी के फैसले का समर्थन किया, जिससे कहा गया था कि ईसी की पूरी जानकारी अखबार में पब्लिश करना कानूनी आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने माना कि लिमिटेशन पीरियड की गिनती उस सबसे पहली तारीख से की जाएगी जिस दिन एनवायरमेंटल क्लियरेंस पब्लिक की गई, चाहे वह मिनिस्ट्री की वेबसाइट, अखबार में छपने या किसी ऑथराइज्ड ऑफिसर के कम्युनिकेशन के जरिए हो। इस फैसले ने स्पष्ट होता है कि ईसी की मंजूरी पब्लिश करने की जिम्मेदारी प्रोजेक्ट प्रपोजल की है, लेकिन पूरी जानकारी अखबार में पब्लिश करना आवश्यक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सेल एग्रीमेंट के विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री को बिना रजिस्ट्रेशन के भी वैध रूप से समयानुदित किया जा सकता है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी डिक्री स्वयं कोई स्वामित्व हित उत्पन्न नहीं करती, जिससे अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता उत्पन्न हो। यह फैसला जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस KV विश्वनाथन की खंडपीठ ने दिया है, जिसमें उन्होंने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या अचल संपत्ति के विक्रय समझौते के विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री समयानुदेशन करने वाले डीड को रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के प्रावधानों के तहत रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए। इस मामले में विवाद 1993 में विशिष्ट निष्पादन हेतु एक पक्षीय डिक्री से उत्पन्न हुआ था। डिक्री धारक ने 1995 में एक अनरजिस्टर्ड डीड के माध्यम से प्रतिवादी षणमुगम को डिक्री सौंपी थी। प्रतिवादी असाइनी ने निष्पादन की मांग तो की, तो निर्णय श्रेणी अपीलकर्ताओं के कानूनी उत्तराधिकारियों ने यह तर्क देते हुए आपत्ति जताई कि वह असाइनमेंट अमान्य है क्योंकि यह रजिस्टर्ड नहीं था। हाई कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव कोर्ट के निर्णय को उलट दिया, जिससे निर्णय श्रेणी को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए प्रेरित किया गया। हाई कोर्ट के निर्णय की पुष्टि करते हुए जस्टिस विश्वनाथ द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया कि इस तरह के डिक्री के असाइनमेंट से रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17(1)
उपधारा ई लागू नहीं होती, क्योंकि विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री अचल संपत्ति में कोई अधिकार, स्वामित्व या हित नहीं बनाती है। सुप्रीम कोर्ट ने सूरज लैंप्स बनाम हरियाणा राज्य पर भरोसा करते हुए दोहराया कि सेल एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, क्योंकि यह संपत्ति में स्वामित्व और हित का हस्तांतरण करता है और विशिष्ट निष्पादन डिक्री प्रदान करने वाले असाइनमेंट डीड के लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं करता है, बल्कि केवल विक्रय समझौते के प्रवर्तन की मांग करने का अधिकार प्रदान करता है। इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि विशिष्ट निष्पादन हेतु डिक्री को बिना रजिस्ट्रेशन के भी वैध रूप से समयानुदित किया जा सकता है और यह निर्णय संपत्ति संबंधी विवादों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा था कि चार्टर्ड अकाउंट्स को ट्रिब्यूनल तकनीकी सदस्यों के रूप में नियुक्त करने के लिए 25 वर्ष के अनुभव की आवश्यकता नहीं है। यह फैसला मद्रास बार एसोसिएशन मामले में ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम 2021 को रद्द करने के बाद आया है। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ओर से पेश हुए वकील की दलील सुनने के बाद यह स्पष्टीकरण जारी किया है। वकील ने तर्क दिया था कि अधिवक्ताओं के लिए न्यूनतम 50 वर्ष की आयु की आवश्यकता को रद्द करने वाले फैसले के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए भी समान व्यवहार किया जाना चाहिए। पीठ ने अपने फैसले में कहा, हमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स की ओर से की गई दलीलों से सहमत होना होगा। अगर ऐसी व्यवस्था को वैध माना जाता है तो इससे सीए को 50 वर्ष की आयु के बाद ही सेवा में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। हमने पहले ही कहा है कि अधिवक्ताओं के मामले में ऐसी व्यवस्था टिकाऊ नहीं हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि सीए को तकनीकी सदस्यों के रूप में नियुक्त करने के लिए 25 वर्ष के अनुभव की आवश्यकता को असंवैधानिक माना जाएगा। कोर्ट ने केंद्र को इस फैसले के अनुसार नए कानून बनाने के दौरान इस बात का ध्यान रखने का निर्देश दिया है। ईडी ने ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहली बार रॉबर्ट वाड्रा को आरोपी बनाते हुए नई चार्जशीट दायर की है। यह मामला यूके डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़े कथित लेनदेन से निकला है। वाड्रा का बयान जुलाई में पीएमएलए के तहत रिकॉर्ड किया गया था। ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हाई प्रोफाइल केस में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रॉबर्ट वाड्रा को पहली बार आधिकारिक तौर पर आरोपी बनाया है। प्रवर्तन निदेशालय ने लंदन प्रॉपर्टी और कथित काले धन के लेनदेन से जुड़े मामले में नई चार्जशीट दिल्ली की राउच एवेन्यू कोर्ट में दाखिल कर दी है। यह मामला यूके के डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़ी संदिग्ध लेनदेन की जांच से उभरा था। ईडी के अनुसार वाड्रा का बयान इस साल जुलाई में पीएमएलए के तहत रिकॉर्ड किया गया था। एजेंसी का दावा है कि वाड्रा और भंडारी के बीच वित्तीय लेनदेन की कड़ियां मिली हैं, जिनमें विदेशी प्रॉपर्टी और फंड ट्रांसफर की जांच भी शामिल है। नई चार्जशीट को केस का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार वाड्रा को प्रत्यक्ष आरोपी के तौर पर नामित किया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट जल्द ही इस चार्जशीट का संज्ञान लेगी। वाड्रा को 9वें नंबर का आरोपी बनाया गया है। अब इस मामले पर अदालत 6 दिसंबर को विचार करेगी। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस हाई प्रोफाइल केस में राजनीतिक तापमान और बढ़ेगा। अभी वाड्रा या कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया नहीं आई है। वाड्रा के खिलाफ ईडी की जांच लंदन की 2 कंपनियों संपत्तियों से जुड़ी है, जो ब्रिटेन के हथियार डीलर संजय भंडारी के नाम पर दर्ज है। ईडी का दावा है कि ये दोनों संपत्तियां वास्तव में वाड्रा की बेनामी संपत्तियां हैं। ईडी अब भंडारी के साथ उनके कथित संबंधों की जांच कर रहा है। हालांकि वाड्रा इन आरोपों को हमेशा खारिज करते रहे हैं और ईडी पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया है।
अधिकारियों का कहना है कि ब्राइस्टन स्क्वायर प्रॉपर्टी का पैसा वाड्रा ने दिया था और उनके कहने पर ही उसका नवीनीकरण हुआ था। ईडी ने यह भी कहा कि वाड्रा अपनी लंदन यात्राओं के दौरान इस प्रॉपर्टी में कई बार रुके थे। ईडी ने 2016 में इस मामले में पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया था। ये दोनों संपत्तियां अब अपराध की आय के तौर पर जांच के दायरे में हैं। बीते महीने रॉबर्ट वाड्रा ने उन मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया था जिनमें दावा किया गया था कि वह ईडी के समन से बच रहे हैं। उनके अधिवक्ता सुमन ज्योति खेतान ने कहा था कि ये खबरें पूरी तरह से असत्य और तथ्यहीन हैं। उन्होंने दोहराया था कि वाड्रा ने पिछले 1 दशक से ईडी के सभी समन और दस्तावेजों की मांगों का पूर्ण अनुपालन किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि वह पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज मामले को रद्द नहीं कर सकती है, जिसमें एक व्यक्ति पर अपनी नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग के साथ यौन संबंध बनाना एक पूर्ण अपराध है और बाद में संबंधों में गहराई आने से यह अपराध वैध नहीं हो जाता। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने कहा, क्योंकि संसद ने 18 वर्ष की आयु को यौन सहमति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित किया है, इसलिए अदालत अपने निर्णय में अपवाद नहीं बना सकती है। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग की सहमति परिवार के दबाव में हो सकती है और इसलिए इसे वैध नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में मुकदमा चलाने से इनकार करने से यह संदेश जाएगा कि नाबालिग के साथ यौन संबंध बनाने को माफ किया जा सकता है, जो कि कानून के उद्देश्य के विपरीत होगा। कोर्ट ने कहा यह एक कठिन मामला है जहां न्यायालय को कानून के अनुसार निर्णय लेना होगा, ना कि भावनाओं के आधार पर। फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.